अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीनियस कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक। चैप्टर है सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसमें टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एमडीकैट के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। और चार ऑर्गेनीलीज है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और तो ये जो है इंतहाई जरूरी है, सही जो है प्रॉपर डिटेल में आप लोगों ने कवर करना। चार ही ऑर्गेनीलीज तो है चैप्टर के अंदर, अगर ये भी सही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो सीखो इसको, काफी सारे पॉइंट मैंने कलेक्ट कर दिए हैं। नंबर फर्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक प्लूरल वर्ड है, ये सिंगुलर वर्ड नहीं है। इसका सिंगुलर वर्ड जो है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रियन है। माइटोकॉन्ड्रियन इज सिंगुलर और प्लूरल इसका है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले कि एक प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर नहीं है। दूसरी बात ये कि ये दो ग्रीक अल्फाज से जो है डेराइव हो चुका है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड। नंबर पहला है माइटो, माइटो का मतलब है थ्रेड, धागानुमा। दूसरा है कॉन्ड्रियन, कॉन्ड्रियन का मतलब है ग्रेन्यूल, दानेदार। दागानुमा और दानेदार एक ऐसा ऑर्गेनीली जो इस तरह भी हो और इस तरह भी हो, उसको हम क्या कहते हैं। फर्स्ट टाइम जब ये माइक्रोस्कोप के अंदर जो है ये फर्स्ट टाइम जब नजर आया था तो ये दानेदार था और उस वजह से जो है इसको ये नाम मिला था। सही है। इसके बाद जो है इसका दूसरा नाम भी है, समटाइम एमसीक्यूज में ले लेते थे, तो इसको हम कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। कॉन्ड्रियोसोम या पावर हाउस ऑफ द सेल भी हम इसको कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड कॉन्ड्रियोसोम या पावर हाउस ऑफ द सेल भी हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पावर हाउस हो, कभी कभी रीजनिंग क्वेश्चन भी आया किसको, क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सेल में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तकरीबन 90% एनर्जी जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। अगर आप लोग कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे कैसे, तो देखो आपका जो रिस्पायरेशन है ना वो 3 स्टेप है, ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो जो ग्रॉस एटीपी है, जो नेट एटीपी है वो बायोएनर्जेटिक में पढ़ेंगे, लेकिन 4 एटीपी जो है वो आपके प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म मतलब कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, 2 जो है ऑलरेडी इस्तेमाल होते हैं, तो नेट उसका है 2 बनता है। तो और जो रिमेनिंग 34 है, मतलब कि 34 प्लस 4 टोटल 38 बनते हैं। तो वो 34 एटीपी जो है वो आपके यहाँ पे बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं। जो आप लोग का वो है ग्लाइकोलिसिस, वो साइटोसोल मतलब कि साइटोप्लाज्म में आकर होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो आपके कहाँ पे आकर होते हैं, वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही आकर होते हैं। तो 90% तकरीबन एनर्जी आपकी वो यहाँ पे ही प्रोड्यूस होती है। आप लोग को ये पॉइंट हो, परसेंटेज भी पूछ सकते हैं और क्यों है, तो आप लोगों ने बताना है कि तकरीबन 90% एनर्जी सेल की वो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा कि फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, ये हम ना डिफरेंसेस प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के डिफरेंसेस में हम पढ़ते हैं कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनीली, जितने भी मेम्ब्रेनस बॉन्डेड ऑर्गेनीली है वो प्रोकैरियोटिक सेल में है ही नहीं। तो अगर आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे, इसके इर्द गिर्द तो 2 मेम्ब्रेन है सराउंडेड, जब 2 मेम्ब्रेन है तो इसका मतलब है कि ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं है। इसके अलावा जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो आपका गोल्गी apparatus है, उसके इर्द गिर्द भी 2 डबल मेम्ब्रेन जो है सराउंडेड है, तो वो भी आपके सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में। तो ये आप लोगों ने बोलना नहीं है। अब वो राइबोसोम, राइबोसोम जो है वो यूकैरियोटिक में भी है, प्रोकैरियोटिक में भी है। हम पढ़ते हैं कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनीली जो है वो मौजूद ही नहीं है प्रोकैरियोटिक में। तो इसका मतलब हो कि आपका राइबोसोम जो है उसके इर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो ऐसा ना हो कि आ जाए कि कौन सा नॉन मेम्ब्रेनस या किसके इर्द सिंगल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम, ग्लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम के इर्द सिंगल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इसके इर्द गिर्द जो है डबल मेम्ब्रेन सराउंडेड। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसका जो नंबर है ना ये बिल्कुल 0 पे हो सकते हैं
और ये हजारों में, ये सब 100 भी हो सकते हैं और ये थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं। ये कभी कभी एक लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकते हैं और ये जो है छोटे छोटे और सो मेनी माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकते हैं। तो इसके नंबर में भी जीरो इंपॉर्टेंट है, याद रखो। में भी जीरो, जो आपको लोग का आरबीसी है ना, आप लोग के आरबीसी में जो है माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल जीरो की तादाद में होते हैं, वहां पे एब्सेंट होते हैं, क्योंकि वहां पे तो एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो क्यों नहीं है उसमें? इस वजह से नहीं है क्योंकि आपका जो रेड ब्लड सेल है ना, उसको पंप करते हैं कोई और, एक और ऑर्गन आप लोग के जिस्म में जिसको हार्ट कहते हैं, वो इसको पंपिंग देते हैं, उसको पंप करते हैं। तो इस वजह से आपके रेड ब्लड सेल को माइटोकॉन्ड्रिया या अपनी एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो जो मेच्योर आरबीसी है ना, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। तो अगर आज ये गलत नहीं करना, मे बी जीरो इन आरबीसी पंप बाय हार्ट। और ये जो है नंबर, ये 100 से लेकर 2000 तक भी हो सकते हैं या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं लिवर सेल में एंड मसल सेल में। आप अगर अपने बुक्स खोलेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि वो सेल जो एक्टिवली कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं या जो कोई एक्टिव एक्टिविटी करते हैं, तो आपका जो लिवर है उसके बहुत सारे फंक्शंस है और आपके मसल जो है कंट्रैक्शन करते हैं, रिलैक्सेशन होते हैं। तो ये वहां पे काफी सारे 100 से लेकर 2 या 2000 से भी ज्यादा ये उसमें आपको मिलेंगे। नंबर जो है किस चीज पे डिपेंड करता है, मतलब ये ज्यादा होंगे या कम होंगे? तो नंबर डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। इसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे इसके नंबर जो है वो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। इसके अलावा आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। सेल्फ, ये पॉइंट मैं बार बार एक्सप्लेन करूंगा, इसमें 3-4 दफा जो है रिपीट हुआ है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब कि ये अपने नंबर को ना डबल कर सकते हैं, क्वाड्रपल कर सकते हैं, अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। मतलब कि ये इंतजार नहीं करेंगे न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस इसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कि आप जो है अपने नंबर, ये हो अगर जरूरत पड़ी ना अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं या अपने नंबर को कम कर सकते हैं। रेप्लिकेशन, रेप्लिका का मतलब कॉपी बनाना। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए का बनना, इसको ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन। तो रेप्लिकेशन का मतलब है रेप्लिकेट, खुद को कॉपी करना, अपने जैसे दूसरी कॉपी बनाना। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, लाइक क्लोरोप्लास्ट की तरह। दोनों जो है अगर पूछेंगे एमसीक्यूज में तो गलत नहीं करना, दोनों सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज है। मतलब की जरूरत के मुताबिक नंबर इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज जो है रेप्लिकेशन का मतलब है। डिवाइड देमसेल्फ बाय फिशन, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि अपने नंबर को फिशन के थ्रू बढ़ाते हैं। आप लोग उससे भी पढ़ चुके थे कि बैक्टीरिया में एसेल्युलर जो है सॉरी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फिशन के थ्रू होता है, मतलब कि वो नंबर को डबल करते हैं आफ्टर ईच 20 मिनट। तो ये भी थ्रू फिशन अपने नंबर को डबल करते हैं। तो इसके अलावा मैं भी सिलेंड्रिकल, इसका ना शेप, तो ये अगर आप लोग वो देखेंगे सिंटेक्स बुक या उसमें जो है इसके शेप चेंज भी हो सकते हैं, या केपीके के देखेंगे या फेडरल के या पंजाब के, तो शेप जो है वो आप वो कर सकते हैं। इस किस्म के एमसीक्यूज नहीं भी आते, अगर आ भी जाए तो सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, ये रॉड लाइक भी हो सकते हैं, ये सेक लाइक भी हो सकते हैं। इसका शेप जो है वो वेरिएबल है, शेप इसका चेंज हो सकता है। फिजियोलॉजी इसका शेप जो है वो वेरिएबल है, कोई फिक्स जो है वो नहीं रहता। और इसके अलावा डायमीटर में भी अगर आप लोग सिंटेक्स बुक देखेंगे और फेडरल वाला टेक्स्ट बुक अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, आपको क्लियरली ये पता चलेगा। ये वहां पे डायमीटर सिंटेक्स बुक, ये मैंने फेडरल बुक का इंक्लूड किया है ये पॉइंट। 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर, अगर नैनो में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 500 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 1000 नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा डायमीटर। और लेंथ इसका, तो लेंथ भी तो थोड़ा ज्यादा होता है, तो 2 से लेकर 5 माइक्रोमीटर। नैनो में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो 2000 हो जाएगा और ये 50
1000 जो है आप लोग के पास आ जाएगा। इसके बाद जो है इसके, अच्छा ये पॉइंट मैं पहले एड कर रहा हूं, सही है कि ये इसको कौन, इसके नंबर को कौन कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जरूरत नहीं है तो कौन इसको किल करेंगे, कौन इसको जो है डाइजेस्ट करेंगे। तो याद रहे आप लोग को ये पॉइंट कि लाइसोसोम कंट्रोल दियर नंबर, मतलब कि इसका नंबर अगर जरूरत कम माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है तो लाइसोसोम स्प्लिटिंग बॉडी, मतलब कि वो मुख्तलिफ वेस्ट मटेरियल और एक्स्ट्रा चीजों को खा लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, तो वो इस ये नंबर को कंट्रोल करते हैं। और अगर एक्स्ट्रा है तो उसको डाइजेशन उसका कर लेंगे, एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया को लाइसोसोम डाइजेस्ट करते हैं। इसके अलावा आते हैं इसके मेम्ब्रेन की तरफ। इसमें कितने मेम्ब्रेन है और जो है कौन से मेम्ब्रेन का क्या नाम है। इसमें बेसिकली दो मेम्ब्रेन है, पहला है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये जो है आउटर मेम्ब्रेन है जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया, जो ब्लैक कलर का है ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, जिस तरह उसमें भी था गल्जी बॉडी में आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ था, और इनर मेम्ब्रेन जो है इसमें भी फोल्डेड, इसमें भी फोल्ड बन चुके हैं जिस तरह उसमें था गल्जी कॉम्प्लेक्स में। इसके अलावा कि ये परमिएबिलिटी, तो ये कंप्लीटली परमिएबल है आउटर मेम्ब्रेन, मतलब इसमें पोर्स पाए जाते हैं। पोर्स, वो पोर्स जो है ना वो वाटर को या किसी भी चीजों को ये इसको अलाउ कर लेंगे, इसमें पोर्स पाए जाते हैं। तो ये फुली परमिएबल है आउटर मेम्ब्रेन, और मतलब छोटे छोटे पार्टिकल के लिए फुली परमिएबल है, और जो स्मॉल जो लार्ज पार्टिकल है ना स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए ये कंप्लीटली परमिएबल है। लेकिन अगर स्पेशल चैनल इसमें होंगे लार्ज मॉलिक्यूल के लिए, मतलब अगर कोई लार्ज मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड एंटर होना चाहे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो उसके लिए इसमें स्पेशल प्रोटीन जो है मौजूद होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल प्रोटीन के गेट्स या चैनल्स मौजूद होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पोरेंस कहते हैं, या स्टार्कलेस पार्टिकल। इसको आप लोगों ने बोलना नहीं है, पोरेंस को स्टार्कलेस पार्टिकल भी कहते हैं। आपका जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इनर मेम्ब्रेन ये वाला ब्लैक कलर का जो मैंने बना दिया है फोल्डेड जो है, बोथ मेम्ब्रेन, अच्छा ये कुछ पॉइंट जो है, बोथ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बने हुए हैं, मतलब यहाँ या यहाँ पे फॉस्फोलिपिड के भाई डबल लेयर जो है वो है, और यूनिक कलेक्शन प्रोटीन, इसके बीच बीच में प्रोटीन का यूनिक कलेक्शन है, मतलब सेम दोनों में नहीं है, यूनिक वेरिएबल प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं दोनों में। और इसमें ना ये जो फोल्ड इसमें है ना, फोल्ड, इस फोल्ड को हम क्या नाम देंगे, तो फोल्ड को हम क्रिस्टाई कहते हैं, क्रिस्टा। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ लिया है, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गल्जी बॉडी, उसके जो फोल्ड्स थे ना उसको सिस्टर्ना आप लोगों ने नाम दिया, तो इसको बोलना नहीं है, इमकेट में ये बार बार टच होते हैं, हम इसको गलत कर बैठते हैं। और इंक्रीज सरफेस एरिया, इस फोल्ड का क्या मतलब हुआ, ये फोल्ड ना ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, मतलब कि यहाँ पे ना मैं आगे फंक्शन बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल यहाँ पे आकर होते हैं, तो ये उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया, अगर स्मूथ है तो स्मूथ का सरफेस एरिया कम है, अब ये इसमें फोल्ड मौजूद है, तो ये फोल्ड है ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, तो आप लोगों ने इसको भूलना नहीं है इस पॉइंट को। और इंक्रीज सरफेस एरिया, फर्निश ग्रेन्यूल ऑन इनर मेम्ब्रेन, ये ना ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें फर्निश ग्रेन्यूल, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ग्रेन्स लाइक, उसको हम स्टार्क पार्टिकल कहते हैं, या क्या कहते हैं, एटीपी सिंथेज जो है कहते हैं, या F0 और F1 पार्टिकल, हम इसको क्या कहते हैं, इसके ये तीनों नाम है। याद रहना चाहिए आप लोग को कि इनर मेम्ब्रेन पे जो स्टार्क मौजूद होते हैं इसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं, या स्टार्क पार्टिकल भी कहते हैं, या इसको F1 एंड F2 पार्टिकल भी कहते हैं। F0 का रोल क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटॉन को, मतलब कि जो NADH2 और NADPH2 और वो याद रहे ना आप लोग को तकरीबन पढ़ चुके होंगे,
तो वो उसका जो प्रोटॉन ट्रांसफर है तो वो F0 का रोल है। और F1 का फंक्शन क्या है, तो कैटालिटिक साइट फॉर एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस के लिए ये जो है क्या करते हैं, उसके लिए ये एक साइट लोकेशन, उसके लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। सिंपल अल्फाज में कि आपका जो एटीपी सिंथेसिस है ना वो यहीं पे होता है। इसके अलावा आल्सो कॉल्ड ऑक्सीसोम, एलिमेंट्री पार्टिकल को हम ऑक्सीसोम भी कह सकते हैं। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, बोलना इसको नहीं है। या इलेक्ट्रॉन कैरिंग कॉम्प्लेक्स जो है फाउंड हियर। आपके ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ईटीसी, उस इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाले जो पार्टिकल है ना, जो कॉम्प्लेक्सेस है, वो भी आपके यहीं पे पाए जाते हैं। उसके कॉम्प्लेक्सेस आपके यहीं पे इनर मेम्ब्रेन में ही पाए जाते हैं। तो इसको आप लोगों ने बोलना नहीं है। एटीपी सिंथेस एंजाइम वो आपके यहीं पे पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें हमने क्या करना है इसके बाद, कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के जो फोल्ड्स है, फोल्ड्स को हम क्या नाम देते हैं, इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स को वो आप लोगों ने पढ़ लिया कि उसको हम क्रेस्टा कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड को क्रेस्टा कहते हैं, ये फोल्ड को। लेकिन फोल्ड में जो अंदरूनी हिस्सा है, जो इंटरनल पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, तो याद रखो इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। इसको भूलना नहीं है। फोल्डिंग को क्या कहते हैं, क्रिस्टा। लेकिन फोल्ड के अंदर का जो एरिया है, जो पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपने याद रखना, आपके बुक में एक पॉइंट मिलेगा, बाद बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इनर मेम्ब्रेन, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के स्पेस को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दो हिस्से कौन कौन से हैं, एक है इनर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पीरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। पॉइंट नोट कर ले अपने साथ तो अपने कॉपीज में। तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पीरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और दूसरा जो है इनर मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस, इसको जो है कौन जुदा करते हैं, कौन सेपरेट करते हैं, तो ये इनर मेम्ब्रेन का काम है। इनर मेम्ब्रेन आपके माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, एक जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है और दूसरा जो है इंटरनल पार्ट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पीरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। और मेम्ब्रेन के अंदर का जो हिस्सा है ना, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्शन है उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको भूलना आप लोगों ने नहीं, इंपॉर्टेंट है। पार्ट इंक्लोज इन द क्रिस्टाई, क्रिस्टाई के अंदर जो पार्ट इंक्लोज है, जो बंद हो गया है, उसको मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। हैज ओन डीएनए, इसके पास ना अपना डीएनए, सर्कुलर डीएनए ग्रीन कलर का मैंने बनाया हुआ है। इसके पास अपना डीएनए मौजूद होता है और अपने डीएनए के अलावा इस डीएनए को हम एमटी डीएनए, एमटी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी कहते हैं। और मेक इट ऑटोनोमस बॉडी, ये जो आपका ना डीएनए की वजह से ये एक ऑटोनोमस बॉडी जो है वो कंसिडर होता है। इसको क्या कहते हैं, ऑटोनोमस बॉडी। और सेल्फ रिप्लिकेट लाइक क्लोरोप्लास्ट की तरह, जिस तरह क्लोरोप्लास्ट जो है वो रिप्लिकेट होता है। हैज ऑल टाइप ऑफ आरएनए, में से बता दिए कि जितने भी आरएनए के टाइप है वो यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा इसके पास अपना राइबोसोम मौजूद है। याद रखो, इंडिकेट में पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 70S राइबोसोम। तो आपके बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक में भी 70 है, आपके क्लोरोप्लास्ट में और आपके माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों में जो है 70S राइबोसोम होता है। हम जो है हमें ये अक्सर ये देख कर आ चुके हैं कि हम बैक्टीरिया को वहां पे टेक कर लेते हैं। ऑल ऑफ दीज वाला अगर ऑप्शन होगा तो वो आप लोगों का करेक्ट होगा। हम बैक्टीरिया जो है वहां पे टेक करते हैं, तो इसको गलत आप लोगों ने नहीं करना कि इसमें भी 70S राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है और बैक्टीरिया में भी है ऑन राइबोसोम, लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड बैक्टीरिया। और इसके पास अपने एंजाइम मौजूद है, मतलब अपने एंजाइम
अपने राइबोसोम मौजूद है तो ये अपने प्रोटीन भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, खुद को अपने डीएनए को रिप्लिकेट भी कर सकते हैं, अपने आरएनए भी है, तो फिर कमी किस चीज की, अपने खुद को डबल और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसके फंक्शंस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन मतलब ये क्या क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो साइड फॉर सेलुलर या एरोबिक रिस्पायरेशन, आपका जो सेलुलर रिस्पायरेशन है या जो एरोबिक रिस्पायरेशन के ना एक है एनारोबिक है, एक है एरोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन तो आपका ना ग्लाइकोलिसिस पे, जब आपका फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जब वो दो हिस्सों में स्प्लिट होता है, प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो ये एनारोबिक और एरोबिक रिस्पायरेशन ये स्टेप दोनों में कॉमन है। अब डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस ये है कि ये जो इसके प्रोडक्ट्स बन गए ये चले जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चले जाते हैं, और ये क्रेब्स साइकिल के थ्रू इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ाऊंगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो मजीद प्रोसीड हो जाते हैं। तो वो कि ये सेलुलर या जो एरोबिक रिस्पायरेशन है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही अकर होता है। इसके अलावा हीट प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर जो है बॉडी का वो कम है तो ये अपना जो है ये हीट को प्रोड्यूस कर लेंगे, एटीपी जनरेशन के साथ साथ ये अपना हीट प्रोड्यूस कर लेंगे, तो जिस्म के टेम्परेचर को बरकरार रखने भी मदद देती है एटीपी सिंथेसिस। और एपोप्टोसिस, एक है नेक्रोसिस है, एक है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस एक ऐसा अमल है जिसमें क्या होता है, जिसमें सेल का डेथ हो जाए, सेल के डेथ को एपोप्टोसिस कहते हैं अगर वो प्रॉपरली प्लान्ड डेथ है, और अगर वो एक्सीडेंटली हो जाए तो उसको फिर हम नेक्रोसिस कहते हैं। तो एपोप्टोसिस का जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनेली है वो भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही है। कैसे, सेल डेथ ऑफ द ओल्ड सेल, मतलब जो सेल ओल्ड हो जाए, एज्ड हो जाए, मैच्योर्ड सेल मतलब जिसकी नीड फर्दर ना हो, उसका डेथ भी मतलब उससे कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करना वो भी माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। या किल एक्स्ट्रा सेल, फॉर एग्जांपल जो है अगर कहीं पे बॉडी के किसी पार्ट में नीड से ज्यादा जो है सेल बन गए तो उसमें एक्स्ट्रा सेल को किल करना वो भी इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। तो आप लोग इसको भी बोलना नहीं है। और एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल है उनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना वो भी इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। बाकी जो है ये स्ट्रक्चर तकरीबन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कुछ पॉइंट जो है थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर ले तो अक्सर इंटरव्यू टेस्ट में आपके आ जाते हैं कि इसमें ना इसमें पाए जाते हैं सर्कुलर डीएनए होता है, वो मैंने बता दिया स्टार्ट में। इसमें जो है स्टॉक्ड कंपाउंड होते हैं, प्रोटीन का जो है स्टॉक्स उसमें मौजूद होते हैं। इसके अलावा कि इसमें ग्रेन्यूल मौजूद होते हैं, क्या मौजूद होते हैं, ग्रेन्यूल मौजूद होते हैं जो कि कैल्शियम फॉस्फेट के बने, इसको कैल्शियम फॉस्फेट भी कहते हैं, और इस वजह से ये आपके कैल्शियम को भी स्टोर करते हैं। अगर पूछा जाए आप लोग से फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में तो आप लोग कह सकते हैं कि ये मसल सेल या लिवर सेल में ये कैल्शियम को भी स्टोर करने में मदद देते हैं। तो इसमें ग्रेन्यूल या कैल्शियम फॉस्फेट भी पाए जाते हैं, और इसमें एमआरएनए, ये एमआरएनए का स्ट्रैंड है ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर के इसके साथ जो है काफी सारे, जब हम ये है ना राइबोसोम में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि जब काफी सारे राइबोसोम वो कलेक्शन में आ जाए, वो ग्रुप में आ जाए, उसको हम पॉलीसोम कहते हैं। तो एमआरएनए और पॉलीसोम जो है वो भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये जो है आप लोग का टॉपिक है, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हुआ तो आप लोग लाजमी पूछ ले, बाकी जो है इसको जो है प्रॉपर नोट कर ले, क्योंकि एमडीकेट में 4 ऑर्गेनेली है, उसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है। अल्लाह हाफिज।